जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों यूएई का पाकिस्तान पर करारा वार। भारत से जाते ही राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने शहबाज से तोड़ डाली डील। दोस्तों इस छोटी सी मुलाकात ने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को कैसे हिला डाला, सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे मिडल ईस्ट की राजनीति में भूकंप आ गया। दोस्तों पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया यूएई के राष्ट्रपति ने। साथ में भारत इजराइल पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। बताएंगे यूं ही नहीं, इशाक डार आनन फानन में दावोस के बाद सीधा यूएई पहुंचे। आज की अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। यूनाइटेड नेशन में फंसा था ईरान, तभी डंके की चोट पर भारत ने दिया साथ। भौचक्के रह गए नाटो और पश्चिमी देश। इतना ही नहीं दोस्तों, बताएंगे कैसे गाजा की जमीन पर पाकिस्तानी आर्मी हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं। जी हाँ, इस्लामी नाटो के खलीफा जनरल आसिम मुनीर को इजराइल का लगा तगड़ा चाबुक। ट्रंप के ही दोस्त ने बिगाड़ दिया ट्रंप का खेल। आसिम मुनीर को कह दिया कि गाजा में गलती से भी पैर मत रख देना। दोस्तों बताएंगे आखिर क्यों भड़का है इजराइल, क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सेना गाजा की जमीन पर उतरे। तो वहीं आपको बताएंगे चौंकाने वाली खबर, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत का टैरिफ आधा कर सकता है अमेरिका। दोस्तों कैसे हुआ ये संभव, बड़ी है इंटरेस्टिंग बात इसके पीछे। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन और भी खबरें आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत के बढ़ते साख, बढ़ती ताकत का, बढ़ते पावर का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि आज का ये नया भारत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, आगे से कुछ कहता नहीं लेकिन पीछे से छोड़ता भी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत की अचानक 3 घंटे की यात्रा अब सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं लगती। दोस्तों इस छोटी सी मुलाकात ने पूरे दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की रणनीतिक तस्वीर को हिलाकर रख डाला है। भारत से जाने के बाद उन्होंने दोस्ती का सबूत देते हुए 900 भारतीयों को जेल से रिहा करने का फैसला किया। लेकिन वही दोस्तों अब पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है यूएई ने। एमबीजेड ने यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन का सौदा ही रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई ने इस प्रक्रिया में रुचि खो दिया है। दोस्तों पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के बीच अगस्त 2025 में यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट संभालने की रूपरेखा पर सहमति दी थी। लेकिन अब यूएई ने न सिर्फ इस डील से हाथ खींच लिए पीछे, बल्कि किसी स्थानीय साझेदार का नाम तक तय नहीं किया। दोस्तों आधिकारिक तौर पर इसे रुचि खत्म होने का मामला बताया गया, मगर समय और हालात कुछ और कहानी कहते हैं। दोस्तों रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील टूटने के पीछे कोई राजनीतिक वजह है, लेकिन यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब यूएई और सऊदी अरब के बीच खींचतान का असर पूरा दक्षिण एशिया में दिखने लगा है। दोस्तों पाकिस्तान ने यूएई के प्रतिद्वंदी सऊदी के साथ डिफेंस डील की, जो उसे नाराज करने के लिए काफी है। बता दे इतना ही नहीं, पाकिस्तान के डील के खत्म होने की खबर ऐसे समय में आई है जब यूएई और भारत के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। 19 जनवरी को शेख मोहम्मद बिन जायद अचानक दिल्ली पहुंचे। पूरा दौरा सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन नतीजे दूरगामी माने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों खाड़ी देशों से पुराने और आर्थिक रिश्ते हैं, लेकिन उसका झुकाव हमेशा सऊदी अरबिया की ओर ज्यादा रहा है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा समझौता किया था, जिसमें अब तुर्की के बीच जुड़ने की चर्चा है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और यूएई के बीच भी कई क्षेत्रों में सहयोग का लंबा इतिहास रहा है, खासकर एविएशन सेक्टर में। 1980 के दशक में एमिरेट्स एयरलाइंस की नींव रखने में पाकिस्तान की अहम भूमिका थी। तकनीकी मदद से लेकर स्टाफ तक पाकिस्तान ने सब कुछ दिया था। एमिरेट्स की पहली उड़ान दुबई से कराची थी, लेकिन समय के साथ पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन का हाल खराब होता रहा और आज वो स्थिति है कि आज पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर हादसों, पायलट लाइसेंस घोटालों और पुरानी तकनीक से जूझ रहा है। और इसे सुधारना किसी भी निवेशक के लिए आसान ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। इसके बावजूद यूएई अनिश्चित हालात में काम करने का अनुभव रखता है। उसकी जैक यानी ZAAC कंपनी अफगानिस्तान के काबुल, हेरात और कंधार एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस का काम संभाल रही हैं। फिर भी यूएई का पाकिस्तान से पीछे हटना बताता है कि कैसे यह भरोसे में कमी है।
वहीं अगर बात करें भारत इजराइल से सैन्य संबंध कैसे बना रहा यूएई, तो दोस्तों अरब न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने भारत के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन समझौतों के तहत यूएई भारत को $3 अरब की गैस सप्लाई करेगा और पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में एक इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने के लिए एक मेगा पार्टनरशिप में हिस्सा लेगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पिछले हफ्ते भारत की छोटी मगर महत्वपूर्ण यात्रा की थी। उनके साथ देश के विदेश और रक्षा मंत्री भी थे। दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने पर भी सहमति जताई और एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करने के मकसद से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए। दोस्तों अब जिस प्रकार से यूएई ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने के डील को हाथ से खींच लिया, दोस्तों ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा बहुत बड़ा झटका है। और यही माना जा रहा है, जो हमने आपको मॉर्निंग की खबर में भी बताया था कि यूएई के दुबई अचानक दावोस से सीधा पहुंचे इशाक डार। दोस्तों और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ ही गई। इस पर क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही साथ ये भी बड़ा डर सता रहा है कि जैसे उसने सऊदी के साथ में रक्षा समझौता किया कि अगर कोई सऊदी पर वार करता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, यानी वो वार माना जाएगा कि उसने पाकिस्तान और सऊदी दोनों पर किया है। सेम पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर हमने भारत पर अटैक किया तो यूएई भारत का साथ ना दे दे। अब ऐसे में पाकिस्तान पर यूएई के इस आर्थिक स्ट्राइक पर दोस्तों आपकी राय तो जरूर बनती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन में फंसा था ईरान, तभी डंके की चोट पर भारत ने दिया उसका साथ। भौचक्के रह गए नाटो पश्चिमी देश। दोस्तों ईरान और भारत की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। मुश्किल घड़ी में अक्सर भारत अपने दोस्तों का साथ देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम देशों ने शुक्रवार को ईरान को यूनाइटेड नेशन में फंसाया। ऐसे में भारत से देखा नहीं गया। दोस्तों भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान की मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक बड़ा विवाद हुआ। शुक्रवार को यूएनएचआरसी ने ईरान की निंदा की और हाल के विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की जांच का आदेश दिया। दोस्तों ये जांच जो है वो हजारों लोगों की मौत से जुड़ी हुई है। अब ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरीके से फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाइयां चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। दोस्तों जी हाँ, भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पश्चिमी देश जो है वो भौचक्के रह गए। वे सोच भी नहीं पाए कि आखिरकार भारत जैसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया या खड़ा होगा। भारत का ये कदम ईरान के लिए मजबूत समर्थन था। भारत ने साफ कर दिया कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। इससे भारत की विदेश नीति की ताकत दिखी दोस्तों, जो संतुलित और स्वतंत्र है। पश्चिमी देशों को लगा कि वे आसानी से ईरान को अलग थलग कर लेंगे, लेकिन भारत के वोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। भारत की तरह ही चीन ने भी ईरान का साथ दिया। दोस्तों ऐसे में ईरान पर यह वोटिंग दिखाती है कि दुनिया कितनी बटी हुई है। पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने ईरान का साथ दिया। भारत का वोट अहम था क्योंकि भारत ईरान से तेल आयात करता है और दोनों के बीच पुराने संबंध है। इससे भारत की नीति साफ हुई कि वो मानवाधिकार के नाम पर राजनीति नहीं होने देगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन महिला अधिकारों से शुरू हुए थे। एक महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से भड़के अब ये पूरे देश में फैल गया। हजारों गिरफ्तार हुए महिलाएं हिजाब उतारकर विरोध कर रही है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और बल का प्रयोग किया। अधिकार समूहों का कहना है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। बहरहाल यूनाइटेड नेशन की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ईरान इसे मानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों अगर इस पर भारत के फैसलों के अगर हम मायने देखें तो विशेषज्ञों के मुताबिक भारत का ये कदम ईरान के साथ उसके पुराने संबंधों जैसे कि ऊर्जा की आवश्यकताएं और चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यह पश्चिमी देशों को तगड़ा संदेश भी देता है कि भारत जो है वो अपने फैसले खुद करता है, खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं आता भारत। हालांकि प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन भारत जैसे बड़े देश का खुला विरोध इस बात का तगड़ा संकेत है कि वैश्विक राजनीति में अब एक तरफा फैसले आसान नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हो, मानते हैं कि यही ताकत भारत को सुपर पावर बनाएगी, भारत को एक वन मैन आर्मी की तरह वन मैन देश बनाएगी जो अपने फैसले खुद लेना पसंद करती है, जैसे कि अमेरिका, चाइना की तरह ही अपना भारत दोस्तों वन मैन कंट्री बनेगा, तो कमेंट में वन मैन कंट्री इक्वल इंडिया जरूर लिखेगा दोस्तों भारी मात्रा में। और एक भारतीय होने के नाते अगर आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अंत में रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिलहाल लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बात करते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां
उधर मिडिल ईस्ट में भी ट्रम्प की सैन्य तैनाती से भड़क गया ईरान। दोस्तों कहने लगा हम अमेरिकी हमले को ऑल आउट वॉर मानेंगे। दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया कि तेहरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कठोर तरीके से दिया जाएगा। इस बीच एक IRGC कमांडर ने यह भी कहा है कि उनकी उंगली पर ट्रिगर है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि अमेरिका की ओर से सीमित सर्जिकल या किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को ईरान ऑल आउट वॉर के रूप में देखेगा। अधिकारी ने कहा कि इस बार अगर हमला हुआ तो हम अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे कड़े तरीके से जवाब देंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और टॉम हॉक मिसाइलों से लैस 3 विध्वंसक जहाज मिडल ईस्ट भेजे गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना ने दर्जन भर F-15E फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें इधर इस्लामी नाटो के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर को इजराइल का चाबुक। पीस बोर्ड में कागज पर गाजा की जमीन पर पाकिस्तानी आर्मी कबूल नहीं समझ में आया। चलिए बताते हैं आपको दोस्तों मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव का माहौल है। यहाँ की सियासत में इस वक्त शब्द नहीं चेतावनियां चल रही हैं दोस्तों, और इन चेतावनियों का सबसे तीखा वार पाकिस्तान पर पड़ा है। इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा के भविष्य पर होने वाली किसी भी चर्चा में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जमीन पर भी नहीं और बंदूक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ये इशारा था ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की जगह को लेकर। जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना, जिसे कुछ इस्लामी देशों में खलीफा जैसा दर्जा देने की कोशिश होती रही है, अब इजराइल की सीधी फटकार झेल रही है। दोस्तों ये सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और वैचारिक सोच पर सीधा हमला है। गाजा की जंग ने इजराइल को और आक्रामक बनाया है और अब उसने दोस्त दुश्मन की रेखा मोटे अक्षरों में खींच दी है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में इजराइल के वित्त मंत्री नील बरकत ने वो कह दिया जो अब तक पर्दे के पीछे कहा जाता रहा था। जी हाँ दोस्तों, दावोस में बातचीत के दौरान बरकत ने पाकिस्तान को आतंक समर्थक देश करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे देशों को गाजा की शांति प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। ये बयान जनरल आसिम मुनीर और उनकी इस्लामी एकता की रणनीति पर करारा तमाचा माना जा रहा है। इजराइल ने तंज कसते हुए इसे इस्लामी नाटो का खलीफा कहा और साफ संकेत दिया कि ये खलीफाई अब सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है, कागजों तक ही सीमित है। इजराइल ने गाजा में किसी भी ट्रांजिशन फोर्स या पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान की भूमिका को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। नील बरकत का कहना है कि जिन देशों ने हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन किया उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे देश गाजा की जमीन पर पांव नहीं रख सकते। वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सीनेटर ने रूबियो को लिखा खत, कहा पाकिस्तान पर ना करे भरोसा। पाकिस्तान में मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता। दोस्तों अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर ने पाकिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री से दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बढ़ी है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी डराया जा रहा है। दोस्तों सीनेटर वार्नर ने पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 2023 से टाल दिए गए थे। इनके दौरान हिंसा की खबरें सामने आई, साथ ही चुनाव में दखल और गड़बड़ी के आरोप भी लगे। इन बातों को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने दर्ज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान बोलने, संगठन बनाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी पर बेवजह रोक लगाई गई। चुनाव के बाद की कार्रवाई पर भी सीनेटर ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिला। इसके बाद पीटीआई के समर्थकों और नेताओं को बड़ी संख्या में हिरासत में लिया गया है। उनके मुताबिक चुनाव से पहले और बाद में महीनों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं आपको बता दें बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों भारत के लिए, भारत का टैरिफ आधा कर सकता है अमेरिका। रूसी तेल की सप्लाई कम होने पर वित्त मंत्री बेसेंट ने दिए तगड़े संकेत। दोस्तों अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ जो है वो हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसीलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अब इन्हें हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 2 बार टैरिफ लगाया था। पहली बार 1 अगस्त को व्यापार घाटे को लेकर 25% टैरिफ लगाया गया। इसके बाद 27 अगस्त को रशिया से तेल
खरीदने की वजह से एक बार और 25% टैरिफ लगाया गया। बेसेंट ने यह भी कहा कि यूरोपीय देश भारत पर इसलिए टैरिफ नहीं लगा रहे क्योंकि वे भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यूरोप पर आरोप लगाया कि वो भारत से रिफाइंड तेल खरीद कर खुद ही रशिया की मदद कर रहा है। दोस्तों, बेसेंट रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले 500% टैरिफ प्रस्ताव पर बोल रहे थे। इसमें अमेरिका उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है जो रशिया का तेल खरीदते हैं। वहीं इसी बीच दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।